नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन आज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ मुख्य गतिविधियों पर। साध्वी ऋतंभरा उज्जैन पहुंची और महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद चारधाम मंदिर पहुंचकर नवनिर्मित ज्योतिर्लिंगों का पूजन किया। कोरोना संक्रमण के कम होने के बाद बाबा महाकाल के दरबार में माथा टेकने महामंडलेश्वर साध्वी ऋतंभरा पहुंची। हालांकि पूरे समय उन्होंने मीडिया से दूरियां बनाए रखी। साध्वी ऋतंभरा एक आध्यात्मिक गुरु हैं, समाज सेवी, भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व और धर्म उपदेशक भी हैं। ये राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन 1992 में काफी लोकप्रिय रही हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि 16 वर्ष में इन्होंने युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज से दीक्षा ली थी। साध्वी को लोग दीदी माँ के नाम से जानते हैं। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर तेज तर्रार वक्ता, राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी निरंजनी अखाड़े की साध्वी ऋतंभरा बाबा महाकाल मंदिर और मां हरसिद्धि के दर्शन करने के पश्चात चारधाम मंदिर पहुंची, जहां पर महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज ने उनकी अगवानी की। उसके बाद साध्वी ऋतंभरा ने चारधाम में बने मंदिर के दर्शन करने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए एवं वहां पर भक्तों को आशीर्वाद दिया। यहाँ पर पूर्व मंत्री पारस जैन, प्रसिद्ध व्यवसायी और समाज सेवी सत्यनारायण जायसवाल ने परिवार सहित साध्वी ऋतंभरा का चारधाम मंदिर पहुंचकर स्वागत किया। इस अवसर पर अशोक प्रजापत, चारधाम ट्रस्टी व वरिष्ठ समाजसेवी सत्यनारायण जायसवाल ने धर्मपत्नी एवं परिवार के सदस्यों के साथ साध्वी ऋतंभरा की पूजा अर्चना की एवं ऋतंभरा जी से आशीर्वाद लिया। यहाँ पर सिटी चैनल के मनोज पारेख और समाजसेवी राकेश अग्रवाल भी मौजूद थे। थोड़ा सा इधर करवा लीजिए भाई साहब, आरती इधर करवा लीजिए। दीदी वहाँ हाथ लगा दो, यहाँ से चलते हुए वृक्षारोपण करेंगे। उसके बाद इस दौरान पत्रकारों से चर्चा के दौरान साध्वी ऋतंभरा ने वर्तमान देश के हालात पर अपना पक्ष रखा। महामंडलेश्वर साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि इस देश में जनसंख्या का कानून बनना बहुत जरूरी है। राष्ट्रहित में इस देश में समान नागरिकता होना जरूरी है। साथ ही मजारों के मुर्दे पूजने के लिए धर्मांतरण कराना गलत है। केवल धर्मांतरण नहीं होता है, वो व्यक्ति की भारत भक्ति भूल जाता है। धर्मांतरण होता है तो राष्ट्रांतरण भी होता है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ा पाप है। आजादी के पहले से हो रहा है। 70 सालों में अगर कांग्रेस में सब कुछ दिया होता तो 7 साल में मोदी क्यों बुलाते। इस देश की जर्जर व्यवस्था कांग्रेस ने की है। तो क्या कहना है? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि दवा के लिए, पैसे के लिए, किताबों के लिए या किसी भी तरह की अपनी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हिंदू समाज के पास देवता कम है क्या? इतने तो हमारी देव सत्ता है और प्रत्यक्ष देव सत्ता है। इसीलिए मजारों के मुर्दे पूजने के लिए धर्मांतरण करना, और इससे पीछे क्या होता है, जैसे ही किसी का धर्मांतरण होता है ना, वो भारत भक्ति भूल जाता है। धर्मांतरण होता है तो राष्ट्रांतरण भी होता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, इससे बड़ा तो पाप कोई हो नहीं सकता। ये हो रहा है, लगातार हो रहा है, आज़ादी के पहले से हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और मैं समझती हूँ देश समृद्ध हो, चारों तरफ समृद्धि आए, ताकि किसी की मजबूरियों के लोग गलत फ़ायदे ना उठाएं। कितने विद्यालय बनाओगे,
हमने तो डायनासोर की कहानी सुनी है ना, कि वो इतने ज़्यादा हो गए थे कि एक दूसरे को ही निपटा दिया। इसलिए इस देश में जनसंख्या का कानून बनना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि इस देश में समान आचारी संहिता लागू होना बहुत ज़रूरी है। कोई नागरिक देश का जाति, धर्म, संप्रदाय, कोई स्टेट, कोई भाषा, कोई पहचान मायने नहीं रखती। पूरे भारत के सब वासी एक हैं और उनके लिए एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। उस दृष्टि से सरकारों को कदम उठाने चाहिए। और अगर ये होने जा रहा है जनसंख्या वाला, 2 बालकों वाला, तो ये तो बहुत ही प्रसन्नता की। साल में बेड़ा गर्क कर दिया है मोदी सरकार ने। तो 70 साल में दिया होता तो 7 साल के लिए मोदी को बुलाते ही क्यों? 70 साल अगर किया होता तो देश की ऐसी जर्जर अवस्था होती। तो ये तो कहने वालों को कितना बड़ा, मतलब कई बार लगता है कि बोलना नहीं चाहिए, फिर आप लोग इशू बना लो। देश के नागरिकों को ये भ्रम में आ जाना, ये कैसे होता है? आप देखो कि भ्रांतियाँ कैसे फैलती हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण भारतीय समाज है। मेरा सबसे निवेदन है कि वैक्सीन करिए, दोनों इंजेक्शन लगवाइए। रक्षा कवच भगवान का नाम है, पर प्रकृति अपना काम करती है, ये तो हम जानते हैं ना। इतनी ज़्यादा, इतना लंबा काल बीत गया, उसके बाद तो कितनी जागरूकता आ गई है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ सारे समाज से कि वैक्सीन लगवाइए। महाकाल मंदिर के बाहर करीब 70 मीटर में आने वाले सभी मकानों को हटाया जाएगा, जिसको लेकर रहवासियों ने ज्ञापन सौंपा। महाकाल मंदिर क्षेत्र में लगातार विकास कार्य चल रहा है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत महाकाल मंदिर परिसर को और भी सुंदर बनाया जाए, इसका प्रयास लगातार किया जा रहा है। महाकाल मंदिर के सामने बड़े मकान में भी 70 मीटर में आने वाले मकानों को भी हटाया जाएगा। लगभग 200 परिवार इन मकानों में निवास करते हैं, जिसमें कई होटल व दुकान भी इन मकानों में संचालित होती है। मकान मालिकों ने ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध जताया और कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम आत्मदाह भी कर सकते हैं। वहीं उज्जैन कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए रहवासियों को समझाइश भी दी। देखिए, कुल 70 मीटर की जो ये योजना बनाई है माननीय स्मार्ट सिटी ने, मुख्यमंत्री जी ने और इन लोगों ने, इसमें कुल 200 परिवार अभी जो इस 70 मीटर में प्रभावित हो रहे हैं। उसके अलावा 200 मीटर में बहुत सी होटलें भी हैं और बहुत सी दुकानें भी हैं जो इसमें प्रभावित हो रहे हैं। तो हमने आज ये मांग रखी है, कलेक्टर साहब से पहले भी ये मांग रखी है, और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन है कि आप इस जब पूरी योजना को, आप पूरा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट पीछे जब महाकाल मंदिर के पश्चिम दिशा में लेकर गए और भगवान महाकाल खुद दक्षिण मुखी है, तो आप इधर पूर्व में जो भी ये योजना लाएँ, इसको लाने का मतलब क्या है? विकास की बात है, हम विकास में हम लोग तत्पर हैं। उन्होंने जब पहले प्रोजेक्ट लाए थे तो पहले प्रोजेक्ट में ये था कि जितने भी रोड हैं उन सभी रोडों का चौड़ीकरण किया जाएगा, साथ में जो आगे के 11 मकान हैं उन 11 मकानों को हटाना था। अब 11 मकान में जो लोग 29 दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं, वो भी सब हम सभी लोग एक साथ हैं। 29 दुकानदारों को भी दुकानें मिलना चाहिए और उनको जो मुआवजा है वो मुआवजा भी, मतलब जो अभी कलेक्टर साहब ने जो गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन से अब वो आदमी वहाँ पे बचपन से, मतलब पूरे 7 पीढ़ी 5 पीढ़ी से कोई रह रहा है और कोई वहाँ पे व्यापार कर रहा है, तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा ये बता। अब की ये मांगे कि 70 मीटर के एरिया को ये न लिया जाए, क्योंकि कई लोगों के कर्जे भी इसमें ले रखे हैं, लोगों ने फाइनेंस ले रखे हैं, लोन ले रखे हैं और लोन अभी तक भरा ही नहीं है। और इनके मुआवजे की जो ये बात करते हैं, उन मुआवजे में सबका लोन भी चुकाना नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे फिर इसके लिए हम संघर्ष करने के लिए कटिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध हैं और हम संघर्ष करेंगे। हम 70 मीटर लेने नहीं देंगे। हमारी मांग ये है, हम 70 वर्षों से दुकानें का व्यापार कर रहे हैं। हम 29 दुकानदार हैं। हम दुकानों की मांग करते हैं क्योंकि मकान मालिकों को वो मुआवजा दिया जा रहा है। हम दुकानदार बिल्कुल ही बेरोजगार हो जा रहे हैं और एक दुकान पर कम से कम 5-5 जने मतलब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके परिवार के कम से कम 5000 जनता हमारे साथ में एक ही परिवार जुड़ा हुआ है। हम 29 दुकानों में कम से कम इतने 5000 व्यक्ति बेरोजगार होने की कगार पे। शासकीय महाविद्यालयों के भवन एवं अन्य लंबित निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के आदेश उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने रूसा विश्व बैंक परियोजना एवं राज्य शासन मद के अंतर्गत लंबित निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि छात्रावास एवं महाविद्यालयों में पानी, शौचालय जैसी सुविधाएं बढ़ाई जाए, जिससे कोरोना संकट की स्थिति में भवनों का उपयोग किया जा सके।
नवीन महाविद्यालय भवनों में फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सोनकच्छ, देवास एवं शहडोल के शासकीय कॉलेज में बाउंड्री वॉल शीघ्र बनाई जाए। रीवा की एपीएस विश्वविद्यालय संबंधी डीपीआर भी यथाशीघ्र उच्च शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाए। इसी प्रकार शासकीय महाविद्यालय पथरिया, जिला दमोह के ऑडिटोरियम, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरार में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मुरैना लॉ कॉलेज, शाजापुर लॉ कॉलेज, सुवासरा, जिला मंदसौर के अपूर्ण निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। मंत्री यादव ने कहा कि सरकार विश्वविद्यालयों को नए कोर्स शुरू करने, निर्माण कार्यों एवं जीर्णोद्धार के लिए भी मदद करेगी। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन ने कहा कि जिन महाविद्यालयों के लिए राशि स्वीकृत की गई है वे राशि वहीं खर्च की जाए। विश्व बैंक उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना में 330 करोड़ रुपए से भवन विहीन महाविद्यालयों के 50 नवीन भवन निर्माण कार्य और भवन विहीन महाविद्यालयों के अपूर्ण 23 भवन निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए। साथ ही सभी निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा भी की जाए। बैठक में बताया गया कि रूसा, विश्व बैंक परियोजना एवं राज्य शासन मद के अंतर्गत 2015-16 से 2020-21 तक इन 3 मदों में कुल 201 कार्य लंबित हैं, जिसमें राज्य मद में 123, रूसा परियोजना में 55 तथा विश्व बैंक परियोजना में 23 कार्य लंबित है। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाई के अधिकारी उपस्थित थे। संभागायुक्त ने राज्य के भीतर निजी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए अधिकारी व कर्मचारियों को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही संभागायुक्त ने कहा कि अधिकारी व कर्मचारी रेफर करने पर ही निजी चिकित्सालय में इलाज हेतु जाएं। उज्जैन संभागायुक्त संदीप यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी एवं कर्मचारियों के राज्य के भीतर निजी चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु कार्योत्तर स्वीकृति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभागायुक्त ने राज्य के भीतर निजी चिकित्सालय प्रतिपूर्ति हेतु अधिकारी एवं कर्मचारियों के इलाज के क्लेम की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि अधिकारी एवं कर्मचारियों को जब शासकीय चिकित्सालय से प्राइवेट चिकित्सालय में इलाज के लिए रेफर करें तभी अधिकारी एवं कर्मचारी प्राइवेट चिकित्सालय में जाएं। इससे उन्हें इलाज में कम खर्च लगेगा, जो लगेगा वह शासन देगी। संभागायुक्त ने कहा कि यदि इमरजेंसी की हालत है तो प्राइवेट चिकित्सालय में जाया जा सकता है। बैठक में बताया गया कि निजी चिकित्सालय के डॉक्टर की फीस, कंसल्टेंट फीस एवं रूम चार्ज शासन द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, यह स्वयं मरीज को ही वहन करना पड़ता है। आयोजित बैठक में संभागायुक्त ने न्यायाधीश गणों और जनप्रतिनिधियों के इलाज पर खर्च हुई राशि की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। बैठक में साधारण सर्दी, खांसी, निमोनिया, थायराइड के प्रकरण निरस्त किए गए। वहीं कैंसर, सर्जरी, किडनी की गंभीर बीमारी, हृदय रोग, सीजर डिलीवरी के प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। संभागायुक्त यादव ने प्राथमिकता से कोविड से प्रभावित अधिकारी एवं कर्मचारियों के इलाज पर हुई व्यय राशि की स्वीकृति प्रदान की। कर्मचारियों के माता पिता, भाई बहनों, पत्नी एवं बच्चों के बीमारी के प्रकरण भी स्वीकृत किए गए और उसमें कार्योत्तर स्वीकृति की राशि स्वीकृत की गई। वहीं कुछ प्रकरण निरस्त भी किए गए। खलाना गांव का प्राथमिक विद्यालय अब अय्याशी का अड्डा बन गया है। बाहुबलियों ने यहां पर बार बालाओं को नचाया, जिसका वीडियो सामने आया है। खलाना गांव का प्राथमिक विद्यालय अब अय्याशी का अड्डा बन गया है। गांव के बाहुबलियों ने बार बालाओं को स्कूल में नचवाया और कार्यक्रम का ये वीडियो भी वायरल हो गया। जी हां, गांव के बाहुबली वीडियो में बार बालाओं पर पैसे लुटाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। उज्जैन जिले का खलाना प्राथमिक विद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। स्कूल के अंदर बार बालाओं को नचाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो कितना पुराना है इसे लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वीडियो में गांव के कुछ बाहुबली लोग नाच रही युवती पर पैसे लुटाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से एक के बाद एक प्राथमिक विद्यालय को लेकर वीडियो सामने आ रहे हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का केंद्र बाहुबलियों के लिए अय्याशी का अड्डा बना हुआ है। मामले को लेकर सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने भी भैरूगढ़ थाने को जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही स्कूल के अंदर इस तरह के आयोजन को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भी लिखा है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्राम खलाना का एक वीडियो जो एक सोशल मीडिया पर आया है,
ये एक स्कूल है और इस जो वीडियो को हम परीक्षण करा रहे हैं कि ये कब का है और कौन इसका आयोजक है, इस संबंध में पूरा परीक्षण किया जा रहा है। साथ में शिक्षा अधिकारी से भी हम जानकारी इसमें लेंगे और जो कानूनी कार्रवाई है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पहले भी सर उस स्कूल का वीडियो इसमें एक और पूर्व में वीडियो आया था और इसी स्कूल का था। इसमें भी पुलिस के द्वारा एक बिना अनुमति के कार्यक्रम करने का एक मुकदमा दर्ज किया था। और ये जो नया वीडियो आया है ये कब का है, मतलब और कौन उसका आयोजक है, इन पर भी परीक्षण किया जा रहा है। हाँ, उसमें चूँकि इसमें 2 ग्रुप हैं इस स्कूल में, दोनों ग्रुपों ने अपनी तरफ से एक दूसरे के विरुद्ध में ये वीडियो जारी किए हैं। तो हम शिक्षा अधिकारी से भी इस संबंध में जानकारी ले रहे हैं, उसमें कार्रवाई की जाएगी। बैंक की कैश डिपॉजिट मशीन से आरोपियों ने 1.5 लाख रुपए निकाल लिए हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उज्जैन के भरतपुरी क्षेत्र में एसबीआई बैंक के कैश डिपॉजिट मशीन से आरोपियों ने 1.5 लाख रुपए निकाले। 2 आरोपी दिन दहाड़े मशीन पर कैश निकालने पहुंचे और कुछ रुपए एटीएम से निकाले, जिसके बाद अन्य उपकरण से 1.5 लाख रुपए आरोपियों ने निकाल लिए। एटीएम से रुपए निकालने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों को ढूंढ रही है। उज्जैन में चोरों ने अब एटीएम से चोरी का नया तरीका ढूंढ लिया है, जो अब एटीएम में बिना तोड़फोड़ करे ही लाखों रुपए निकाल रहे हैं। उज्जैन के भरतपुरी क्षेत्र में एसबीआई बैंक के कैश डिपॉजिट मशीन में से 1.5 लाख रुपए निकाल कर फरार हो गए। आरोपियों ने बड़ी चतुराई से पहले तो कैश डिपॉजिट मशीन से एटीएम से कुछ रुपए निकाले, उसके बाद अन्य किसी सामान की मदद से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। कैश डिपॉजिट मशीन में दोपहर में ही 2 आरोपी पैसे निकालने पहुंचे थे। आरोपियों का सीसीटीवी कैमरे में रुपए निकालते हुए वीडियो कैद हो गया, जिसमें चोर रुपए निकालते हुए नजर आ रहे हैं। एटीएम से अचानक इतने रुपए निकलने पर बैंक मैनेजर ने जानकारी ली तो सीसीटीवी में दोनों आरोपी रुपए निकालते हुए दिखाई दिए। इसके बाद बैंक मैनेजर की ओर से माधवनगर थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया है। आरोपियों को पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ढूंढने में लगी है। भरतपुरी एसबीआई एटीएम में अज्ञात बदमाश द्वारा एटीएम कार्ड यूज करके पैसे विड्रॉल किए और उसमें कुछ फंसा के या उसको हैंग करके वो पैसे विड्रॉल कर लिया और वो पैसा वापस उसके अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हो गया। इस तरह से उसने बैंक में धोखाधड़ी कर चोरी की है और इसमें बैंक शाखा प्रबंधक की ओर से सूचना प्राप्त कर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कितने रुपए हैं और कैसे निकाला था, क्या करा था? इसमें प्रथम दृष्टया पाया जा रहा है कि उसने एटीएम लगा के और विड्रॉल किया और जब जैसे ही वो विड्रॉल होने को होते हैं तो उसमें कुछ फंसा दिया और पैसे निकाल लिए, जिससे वो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया और अकाउंट से राशि भी नहीं कटी और पैसे भी उसको मिल गए। तो इसकी जानकारी कैसे लगी थी? ये उनका जो मिलान होता है बैंक शाखा वालों द्वारा, तो उसमें देखा कि 50,000 रुपये कैश है और फिर फुटेज के आधार पे भी देखा कि इसने बदमाशी की है, तो उसके आधार पर इसकी जानकारी ली। कोरोना महामारी का संक्रमण कम होते ही कोरोना कर्फ्यू में ढील देने के बाद चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। महाकाल थाना क्षेत्र में दूध डेयरी पर रात को चोरों ने धावा बोलकर 45,000 रुपये कैश चुरा लिए। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में चोर कैद हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। लॉकडाउन के बाद अब चोरी नकबजनी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात एक बार फिर दौलतगंज स्थित गणेश मंदिर के समीप शुद्ध डेयरी दुकान पर चोर ने बड़ी शुद्धता के साथ चोरी की घटना को अंजाम देकर वहां से रफू चक्कर हो गया। जी हां, चोर ऊपर के रास्ते से बड़ी चतुराई के साथ पतरे को उचकाकर दुकान के अंदर बड़ी आसानी से पहुंच गया और नीचे रखे गल्ले में 45,000 लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ चोर ऊपर के रास्ते से आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पहले तो चोर ने गल्ले को खोलने का प्रयास किया। जब गल्ला नहीं खुला तो चोर ने दुकान में से ही गल्ले को खोलने और तोड़ने का औजार भी ढूंढ निकाला और फिर गल्ले का लॉक तोड़कर उसमें रखे हुए नगद 45,000 रुपए पर हाथ साफ कर वहां से फरार हो गया। जब सुबह दुकान मैनेजर जय पंचाल ने शटर खोला तो उनके होश उड़ गए। यहां पर पांचाल ने गल्ला जमीन पर पड़ा हुआ देखा और सामान अस्त व्यस्त दिखाई दिया। इसके बाद दुकान मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। वो ऊपर पतरे थोड़े से खुले हुए हैं, वहाँ से चढ़े। एक लड़का सीसीटीवी में देखा हमने उसको, वहाँ से चढ़ा और वहीं से उतरा। वो वहाँ से अंदर फिर अराउंड आया अंदर
उसने पहले कोशिश करी खुलने की, वो लॉक पैक था तो वो खुला नहीं उससे, तो उसने अंदर से जाके कुछ सामान लेके आया है, जिससे उसने राड अंदर लगाई और ऐसे करा तो लॉक खुला उसका। उस पर पैसे पड़े थे वो ले गया, और बाकी एक और गलत में था जिसमें सिर्फ नोट पड़े थे खुले खुले, वो अलग ले गया। नोट फाड़े वगैरह भी? नहीं नोट नहीं फाड़े। कितने लोग, कितने हज़ार, कितने पैसे थे? तो 45,000 45,000 रुपये समथिंग थे। कैसे जानकारी लगी आपको? हमको जानकारी में जैसे ही सड़क खोला, मैंने 6:30 बजे आता हूँ मैं, सड़क खोला, मैं अंदर आया राउंड में तो सब बिखरा हुआ पड़ा था सामान। फिर मैंने भैया को फ़ोन लगाया, भैया ऐसा हो गया। टॉवर चौक स्थित सावित्री सदन के किराएदारों ने पुलिस में भवन मालिक बिल्डर की शिकायत की है। दरअसल बिल्डर ने छत को तोड़ दिया है ताकि बारिश के मौसम में किराएदार परेशान होकर दुकानें खाली कर दें। बारिश में किराएदारों को प्रताड़ित करने के लिए छत में तोड़फोड़ कर दी गई। इस मामले में न्यायालय के आदेश की अवहेलना की शिकायत माधवनगर थाने में की गई है। दरअसल बारिश के मौसम में किराएदारों को प्रताड़ित करने के लिए सावित्री सदन टॉवर चौक के भवन स्वामियों द्वारा छत में तोड़फोड़ करवाई जा रही है ताकि उनके सामान का नुकसान हो और वे दुकानें खाली कर दें, जबकि इस मामले में न्यायालय ने तोड़फोड़ नहीं करने के आदेश दिए हैं। मामले में किराएदारों ने माधवनगर पुलिस थाने में शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। सीएसपी हेमलता अग्रवाल ने किराएदारों को बुलाकर उनके बयान लिए। ऊपर से हम लगवा देंगे तो ये लोग कानून बड़ा है, कानून बड़ा नहीं है। ना राष्ट्रपति जी बड़े हैं ना प्रधानमंत्री जी, देश का कानून बड़ा है। आपको आदेश तो इसलिए थैंक यू, धन्यवाद देने आए। टॉवर चौक स्थित सावित्री सदन की तल मंजिल की दुकान व दुकान के ऊपर प्रथम मंजिल के भाग के किराएदारों को परेशान करने के लिए मकान मालिक द्वारा अवैध तरीके से न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए छत की तोड़फोड़ की जा रही है ताकि बरसात का पानी रीस कर दुकान में आ जाए व दुकान में रखे सामान का नुकसान हो। जबकि न्यायालय ने आदेश दिया है कि अवैध तरीके से किराएदार वाला भाग रिक्त नहीं करवाया जाए, लेकिन भवन स्वामी द्वारा अवैध तरीका अपनाकर तोड़फोड़ की जा रही है। किराएदारों ने मांग की है कि भवन स्वामी गोविंद शर्मा पिता रमेश चंद्र शर्मा अरुण पिता धर्मपाल के खिलाफ कार्यवाही करते हुए तोड़फोड़ रुकवाई जाए व छत पर की गई तोड़फोड़ की रिपेयर करने के निर्देश दिए जाएं। उनमें अभी 10-12 किराएदार अभी बाकी रह गए हैं, तो इसको ओम श्री ओम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने उस बिल्डिंग को खरीद लिया है। खरीदने के बाद वो सभी दुकानदारों को परेशान कर रहा है। कोर्ट में उसका 5-6 साल से केस भी चल रहा है। पहले भी कोर्ट ने आदेश दिए थे कि किसी भी प्रकार की आप जब तक प्रकरण माननीय न्यायालय में चल रहा है तब तक आप किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई या किसी भी प्रकार से इन्हें बेदखल करने का कार्य न करें। ओम श्री ओम कंस्ट्रक्शन की तरफ से वहाँ पे तोड़फोड़ का कार्य किया जा रहा है। वहाँ पे इलीगल है, जबकि हमारे पास में स्टे है और काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से हम वहाँ पर हैं। हमारी शॉप्स हैं, सब व्यापारी संघ हैं। हम अभी भी उन्होंने 4 दिन पहले से लगातार तोड़फोड़ की है। वहाँ पे बारिश का मौसम है और ऊपर छत में बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं, जिसका प्रूफ भी है, मोबाइल में है हमारे पास में सारे उनके जो भी फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है। उसके लिए हमने सीएसपी मैडम को भी शिकायत की और कोर्ट से हमारे पास में ऑर्डर हैं स्टे के, उसके बावजूद वो उल्लंघन कर रहे हैं सर। उज्जैन में रिटायर्ड डीएसपी की बहू मारपीट व दहेज प्रताड़ना की शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंची। उसने बताया कि उसका जेठ उसके साथ अश्लील हरकतें करता है व ससुराल पक्ष द्वारा दहेज प्रताड़ना के लिए उसे मारपीट की जाती है। सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने न्याय की गुहार लगाई। ससुराल वाले 20 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह से न्याय की गुहार लगाई। ससुराल वाले 20 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। महिला ने बताया कि ससुर पूर्व डीएसपी के पद से रिटायर्ड हुए हैं। महिला ने घर में अवैध हथियार रखने का आरोप परिजनों पर लगाया है। उज्जैन के नानाखेड़ा क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने ही अपने ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला पिछले कुछ दिनों से ससुराल वालों के प्रताड़ना से तंग आकर नानाखेड़ा थाने पर शिकायत करने पहुंच रही थी। बावजूद सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित महिला एसपी कार्यालय पहुंची। एसपी अमरेंद्र सिंह से पीड़ित महिला ने अपने परिजनों द्वारा की जा रही मारपीट की शिकायत की है। पीड़ित महिला ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और घर से 20 लाख रुपए लाने के लिए दबाव बना रहे हैं। वहीं महिला ने अपने रिटायर्ड डीएसपी ससुर अपनी
सास जेठानी और पति पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया कि जेठ द्वारा उसके साथ रात को कमरे में घुसकर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने परिजनों के द्वारा घर में अवैध हथियार रखने की भी बात कही है। कुमार टाक मेरे ससुराल वाले मेरे साथ सबके सब मेरे साथ मारा पीटी कर रहे हैंगे। आधी रात पूरे रोज कर रहे हैं। मेरा जेठ आधी रात को मेरे वो कमरे में घुस जाते हैं और मेरे को अश्लील हरकतें करते हैं, पकड़ते हैं। और मैंने बाहर निकल के बोला तो मेरे पति ऊपर पबजी खेल रहे थे छत पे, वो सब आए और मेरे साथ मेरी जिठानी ने सबने मारा पीटी करी और खूब मारा मेरे को बोलते हैं तलाक दे, निकल यहाँ से। मेरे से बोलते हैं उनका 95 क्लब है, वो कर्जे में पूरा डूबा हुआ है और मेरे से बोलते हैं कि तेरे घर से मायके से 20 लाख रुपए लेके हमारा ये कर्जा निपटाने के लिए। मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। कोई मेरे नाना खेड़ा थाने पे भी गई थी तो उन्होंने मेरे को गाली बक के भगा दिया, कुछ भी नहीं करा उन्होंने। मेरी जिठानी खाना फेंक के मेरे को देती हैगी, बोलती भंगड़ भंगी की मौत, निकल यहाँ से, जब बाथरूम में से पानी पी ले, यहाँ होना ही नहीं। और मेरे पति मयंक टाक, मेरे जेठ शानू टाक और मेरे ससुर अशोक टाक ये बोलते हैं कि जो ये बोलेगी वही तेको करना है, अगर रहना है यहाँ पे तो तेको वो करना पड़ेगा। कब शादी हुई थी? मेरी शादी 15 में हुई थी, 2015 में हुई थी, 20 मई को हुई थी। क्या करते हैं? मेरे पति कुछ भी नहीं करते हैं और इनके घर में अवैध हथियार है और आए दिन मेरे जेठ रात को 2 बजे मेरे रूम में घुस जाते हैं, मेरे गले पे चाकू रखते हैं, मेरे को धमकाते हैं और बोलते हैं अगर तूने रिपोर्ट करी ना तो ते को जान से मार देंगे। आज मेरी बच्ची को कैद करके रख रखा है घर में, वहाँ पे भूखी प्यासी पड़ी है, मेरे को मेरी बच्ची चाहिए। लव मैरिज की है? मेरी जेठानी ब्राह्मण समाज की है, लव मैरिज है और मैं हरिजन समाज की हूँ। मेरे ससुर जी डीएसपी हैं, रिटायर्ड डीएसपी हैं। वो बोलते हैं कि तू हमारा कुछ नहीं कर सकती, पुलिस हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती, तेरे से जो बने तू वो कर ले। और उसने एक लिखित आवेदन पत्र यहाँ कंट्रोल रूम में दिया है कि उसके जो परिजन हैं वो उसको प्रताड़ित करते हैं। इस पूरे मामले को थाना प्रभारी को तत्काल ही पूरा मामला पहले काउंसलिंग करके, क्योंकि महिला फरियादी है और उसने अपने परिजनों पर आरोप लगाए हैं प्रताड़ना के, तो पूरा एक बार समीक्षा करें काउंसलिंग करके, जो इसमें लीगल एक्शन है वो उसमें आ। गजलक्ष्मी मंदिर के मुख्य पुजारी ने मंदिर के आसपास अवैध निर्माण कर दुकान बना ली है, जिससे मंदिर कभी भी गिर सकता है। धर्म संस्कृति ग्रंथ प्राचीन धरोहर मंदिर से उज्जैन भारत की आदि अनादि के रूप में पहचान बनाने जाते नई पेट स्थित उज्जैन के मध्य अति प्राचीन दुर्लभ श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर भगवान विष्णु हरि और हर के रूप में गणेश जी, राहु केतु के लिंग, मनसा माता की अति प्राचीन प्रतिमा मंदिर में विराजमान है। शासकीय पुजारी प्रतिनिधि व अजय व्यास ने बताया कि मुगलों के आक्रमण से मंदिर और मूर्तियां शिखर क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं, जिसके प्रमाण शासन को 1920 से दिए जा रहे हैं। शासन ने जो राशि मंदिर निर्माण में मंजूर करी थी वो भी आज तक नहीं मिल पाई है। परिक्रमा में लगे बड़ पीपल का हरा भरा वृक्ष पड़ोस में रहने वाले राजेश शर्मा सुबोध जैन ने मिलकर कटवा कर रास्ता निकाल दिया है और व्यावसायिक दुकान बनवा दी है। लॉकडाउन में जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। समझाइश देने पर भी पुजारी परिवार मान नहीं रहा है। अतिक्रमण से मंदिर गिर सकता है, बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। पुजारी प्रतिनिधि द्वारा आयुक्त महोदय को पुनः शिकायत की गई है। अवैध निर्माण हटाया जाए, जीर्णोद्धार किया जाए। की भी प्रतिमा हरि और हर के रूप में मानी गई है और उसी रूप में बड़ और पीपल दोनों वृक्ष भी लगे हुए थे यहाँ पे, जो अति प्राचीन वृक्ष थे, जिन्हें पड़ोस में रहने वाले पंडित राजेश शर्मा और उसको साथ में सुबोध जैन नाम के व्यक्ति ने अतिक्रमण करके ने एक रास्ता, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ रास्ता उस बड़ पीपल को काट के ने रास्ता निकाल लिया और सीधे हाथ की तरफ पंडित राजेश शर्मा ने 2-3 दुकानें निकाल ली और कंट्रोल वाले और चाय वाले को दे दी
जीर्णोद्धार के लिए मैं 1990 से मैं मेरे पिताजी उस रूप में हमने इस मंदिर के आवेदन लगाते हुए आए हैं कि मंदिर बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त है, जिसके शासन ने भी 50,000 रुपये मंजूर किए थे। चूँकि मंदिर बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, जिसमें इस राशि से कुछ नहीं होता, उसके प्रयास बार बार हम करते रहे, बीच बीच में पत्थर भी गिरते रहे और उसके बावजूद इन लोगों ने क्या मंदिर के आसपास और वजन बढ़ा के ने उस मंदिर को क्षतिग्रस्त करने की कुछ ज़्यादा ही कोशिश की है। कृपया शासन से निवेदन है, अभी भी मैंने आयुक्त महोदय को आवेदन लगाए हैं, आपसे निवेदन है कि आके ने मंदिर की प्राचीनता जो नष्ट हो रही है इससे रोका जाए। शीघ्र अतिशीघ्र इनके काम चल रहे हैं, मशीनें चल रही, जिससे मंदिर क्षतिग्रस्त और हो सकता है और कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। ब्राह्मण को बैठने की और यात्री को बैठने की और रास्ता मुख्य मार्ग को ही अवरुद्ध कर दिया गया है। यहाँ पे शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में हुई बारिश के चलते शिप्रा में जल स्तर बढ़ा है। अब शिप्रा का जल चलायमान हो गया है। उज्जैन सहित प्रदेश में हुई जोरदार बारिश से उज्जैन की जीवनदायिनी मां शिप्रा का जल स्तर भी बढ़ गया है। जोरदार बारिश से शिप्रा चलायमान स्वरूप में नजर आ रही है। मां शिप्रा का यह नया रूप देखते ही बनता है। शिप्रा के घाटों पर पानी बढ़ा हुआ है, साथ ही नदी के अंदर स्थित कई मंदिर भी डूब चुके हैं। इस बारिश के मौसम में प्रथम बार शिप्रा का जल स्तर बढ़ा है। मां शिप्रा तैराक दल द्वारा इस अवसर पर मां शिप्रा का अभिषेक कर पूजन किया गया तथा शिप्रा से कामना की गई कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी का अंत हो। मां शिप्रा तैराक दल के सचिव संतोष सोलंकी ने बताया कि बारिश के मौसम के प्रारंभ होते ही प्रथम बार शिप्रा का जल स्तर बढ़ा हुआ है। कुछ दिन 2-3 दिन पहले पानी गिरा और पानी आज शिप्रा जी का चेंज हो गया और शिप्रा जी आज से थोड़ा चलायमान हो गई। कम से कम 3 से 3.5-4 महीने पानी शिप्रा जी का चलायमान रहेगा। उसको देखकर हमें बड़ी खुशी होती है। बाबा महाकाल अभी कुछ समय बाद यहाँ पर रामघाट स्नान करने आने वाले, उसको लेकर काफ़ी उत्सव और वंदन और शिप्रा जी से निवेदन किया है कि भगवती से आशा लगाइए कि कोरोना महामारी से निजात मिले और सब जगत कल्याण हो। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।